हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। और उससे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूं कि अब जो युवा पीढ़ी है वो अपनी हिंदी की दशा को सुधारने का काम करेगी, उसके स्तर को और ऊपर उठाने का काम करेगी, क्योंकि हमारी हिंदी की दशा बहुत खराब है। दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया है कि अपने देश में बहुत ऐसे अंधभक्त हैं जिन्होंने अपनी हिंदी भाषा को कम मान्यता दे रखी है और वो अदर भाषाओं, अदर पाश्चात्य जो भाषाएं हैं उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हमारी हिंदी का विकास कम हो रहा है। लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों से कि आप सभी अपनी हिंदी को महत्वता दें और आगे बढ़ाने का काम करें, ठीक है। तो बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति की। सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। हिंदी भाषा को बाद में जानेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं भाषा क्या है, आखिर भाषा है क्या। तो भाषा को मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बताऊं तो भाषा सीधा सीधा एक माध्यम होता है अपने विचारों को व्यक्त करने का। जैसे मैं आपसे अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, या आप अपने फ्रेंड्स में अपने विचार व्यक्त करें, या किसी अदर व्यक्ति के साथ में आप अपने विचारों का आदान प्रदान अगर करते हैं, तो उस आपके विचारों को आदान प्रदान करने का जो साधन है, जो माध्यम है, उसे हिंदी कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपसे अपने विचार जो है ट्रांसफर कर रही हूँ आपके पास तक, और आप मुझे अपने लिख कर, बोल कर, कमेंट करके, जैसे भी, क्योंकि हिंदी की जो भाषा जो है उसके कई सारे जो हैं प्रकार हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, ठीक है। तो किसी भी वे में करें, है वो भाषा ही, यानी कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने का साधन होता है भाषा। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति की। तो हमने भाषा जानी, भाषा क्या है? तो संस्कृत के भाष धातु से बना है भाषा शब्द। संस्कृत के कौन से धातु से बना है? भाष धातु से बना है। और इस भाष धातु का अर्थ होता है कहना, यानी कि वही बात हो गई कि अपने विचारों को एक दूसरे से कहना, एक दूसरे तक पहुंचाना, क्या है? भाषा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदी भाषा का। हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ये आप ध्यान रखेंगे, और ये कई बार पूछा गया है और आप लोग बार बार भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे शब्द याद करने रहते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। एक माइंड मैप बना लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब मैं एक बात आपको, एक बहुत चर्चित बात बता देती हूँ आपको कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द आखिर अपने देश में आया तो आया कैसे? तो जो हिंदी सिंधु नदी थी, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, सिंधु नदी थी, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सिंधु, ठीक है, ये है आपकी सिंधु। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग जो थे तो उनको क्या कहते थे? सिंधी कहते थे। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग जो थे उनको सिंधी कहते थे। क्या कहते थे? सिंधी। तो हमारे देश में जब विदेशियों का आक्रमण हुआ तो विदेशी लोग क्या थे? वो सा को हा बोलते थे, सा को क्या बोलते थे? हा बोलते थे, और धा को दा बोलते थे, ठीक है। तो अब उन लोगों ने सिंधु को क्या बोलना शुरू कर दिया। वो अपने देश में आए, व्यापार के लिए आए, उन्होंने आक्रमण भी बहुत सारे किए विदेशियों ने। तो जो सिंधु नदी थी उसको क्या बोलते थे? सिंधु को बोलते थे हिंदू, हिंदू ऐसे करके बोलते थे, ठीक है। यानी कि उन्होंने सा का क्या कर दिया? हा कर दिया, और ना तो बीच में ऐसे ही था, इसको वो ना ही बोलते थे, और धा को उन्होंने दा कर दिया। तो वो सिंधु को क्या बोलने लगे? हिंदू बोलने लगे। सिंधु को क्या बोलने लगे? हिंदू बोलने लगे, ठीक है। सिंधु को बोलने लगे हिंदू। अब हिंदू से क्या हुआ? हिंदू से हिंद शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू से हिंद हुआ, दू को हटा दिया, मतलब ऊ को हटा दिया, और हिंदू से हिंद की उत्पत्ति हुई। और हिंद से किसकी उत्पत्ति होती है? हिंद से जो हिंद में रहने वाले लोग थे, यानी कि हिंद में रहने वालों को क्या कहने लगे? हिंदी। हिंद में रहने वालों को कहने लगे हिंदी। जैसे सिंध में रहने वालों को सिंधी, वैसे हिंद में रहने वालों को हिंदी। तो यहाँ से हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, और इसीलिए हिंद में हम लोगों को कहते थे हिंदवासी। यानी कि फिर हिंदवासी कहते कहते हिंदुस्तान इसका नाम पड़ गया, हमारे देश का हिंदुस्तान नाम पड़ गया, इसलिए अपने देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो सिंधु से किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदू की। हिंदू से हिंद की, और हिंद से क्या आया? हिंदी शब्द आया। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिंदी भाषा का जन्म। अच्छा, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैं आज कोशिश करूंगी कि यहाँ से आपके कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं और आपके कंपटीशन में यहाँ से अगर पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें, ऐसी उम्मीद के साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं हिंदी भाषा के जन्म की। संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा मानी जाती है और मानव की उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखा गया है। कौन सा? ऋग्वेद। यानी कि सबसे प्राचीन भाषा, पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीन भाषा क्या मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। और संस्कृत में ही सबसे प्राचीनतम यानी कि मानव की उत्पत्ति का ग्रंथ लिखा गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। अब ऋग्वेद का समय कितना है? तो ऋग्वेद का समय है 1000 ईसा पूर्व से। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से ऋग्वेद का समय माना जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ है अवेस्ता। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ है अवेस्ता, ये किस देश में लिखा गया या किस देश का ग्रंथ है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये पूछा गया है कंपटीशन में। आपके हाई लेवल के कंपटीशंस में ये पूछा गया है, जैसे कि आप नेट का एग्जाम देते हैं, यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाई करते हैं तो वहां पर भी पूछा जाता है। और आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अब सुपर टेट को भी आप कम लेवल में आंकने की कोशिश ना करें, हायर लेवल हो गया है सुपर टेट का। आगे चलते हैं, बात करते हैं संस्कृत का समय। संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। अब फ्रेंड्स संस्कृत के दो रूप हैं। कितने रूप हैं संस्कृत के? दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और ये जो वैदिक संस्कृत है इसको देववाणी भी कहते हैं। ठीक है, देववाणी संस्कृत भी इसको कहते हैं। तो इसका समय है वैदिक का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक का समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। देखिए संस्कृत का जो समय है, टोटली संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और उस संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चली आपकी वैदिक संस्कृत और 1000 से 500 ईसा पूर्व तक चली आपकी लौकिक संस्कृत। एक क्वेश्चन और, ये जो लौकिक संस्कृत है इसको ब्राह्मण संस्कृत और उत्तर संस्कृत भी कहते हैं। और फ्रेंड्स आपकी वैदिक संस्कृत में 4 वेदों का निर्माण हुआ। जो 4 वेद हैं आपके, ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद जो हैं इनका निर्माण भी कौन से संस्कृत में हुआ? वैदिक संस्कृत में हुआ। और 4 वेदों को संहिता भी कहते हैं। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाएं कि संहिता और जय संहिता, इन दोनों में अंतर है। तो महाभारत का नाम है प्राचीन जय संहिता और 4 वेदों को कहते हैं संहिता। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि देवों की वाणी कौन सी संस्कृत है, तो आपको वैदिक संस्कृत लगानी है। 4 वेदों का निर्माण कौन सी संस्कृत में हुआ, तो आपको वैदिक संस्कृत लगानी है। और 4 वेदों को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लौकिक संस्कृत, और ये 1000 से 500 ईसा पूर्व तक चली। इसको ब्राह्मण और उत्तर संस्कृत भी कहते हैं। और इसमें रामायण, महाभारत, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, वेदांग और 18 पुराणों का इसी में निर्माण हुआ। और फ्रेंड्स हम इस बेस पर कह सकते हैं कि ये जो हमारी लौकिक संस्कृत या फिर उत्तर संस्कृत है, ये विशाल साहित्य का एक भंडार है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कितने साहित्यिक ग्रंथों को लिखा गया है। तो आपकी लौकिक संस्कृत बहुत सारे साहित्यों का भंडार है, विशाल साहित्यों का भंडार है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर या लौकिक संस्कृत से पाली का जन्म। ठीक है, पहले आई संस्कृत, संस्कृत के बाद उसके 2 रूप आए संस्कृत के, और सब आपके लौकिक संस्कृत से जन्म होता है आपके पाली भाषा का। ठीक है, अब पाली भाषा की बात करते हैं। पाली भाषा चली आपकी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, और भारत की प्रथम देसी भाषा। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम देसी भाषा कौन सी है, तो आपको राइट आंसर लगाना है पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। और आम जनता की भाषा, ठीक है, आम जनता की ये भाषा है कौन सी? पाली भाषा। और इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और त्रिपिटक ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखा गया। पाली भाषा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया।
तो आपको ध्यान रखना है ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब पाली से किसका जन्म होता है? पाली भाषा से जन्म होता है दोस्तों प्राकृत भाषा का। ठीक है, प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। और प्राकृत भाषा कब से कब तक इसका समय माना जाता है? प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। और फ्रेंड्स, प्राकृत भाषा जब हमारे देश में चलन में थी, ठीक है, जब हमारे देश में प्राकृत भाषा का चलन था तब ही ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो जब हमारे देश में प्राकृत भाषा प्रचलन में थी। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अपनी हिंदी कितना विशाल इसका रूप है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय से प्रचलन में है और उससे पहले से भी प्रचलन में चल रही है हमारी भाषा। तो कितना बृहत रूप है अपनी भाषा का, और इसको हम जो है इसका स्तर हम ऊपर उठाने की बात करेंगे। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर ग्रंथ लिखे गए। और जो प्राकृत भाषा है इसमें लोगों ने क्या किया? ज्ञान प्राप्त करके ग्रंथों को लिखा। क्योंकि पाली भाषा जो थी आम जनता की भाषा थी। आम जनता यानी कि पाली भाषा में जो अनपढ़ लोग थे वो क्या करते थे? अपनी भाषाओं का आदान प्रदान करते थे। तो पाली भाषा आम जनता की थी। लेकिन जब आम जनता पढ़ लिख कर आगे बढ़ी और इन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया तब ये कौन सी भाषा बन गई? प्राकृत भाषा। और इस भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और बहुत सारे ग्रंथों का भी निर्माण हुआ प्राकृत भाषा में। आगे चलते हैं। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का जन्म। अब प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का जन्म होता है। ठीक है, देखिए, संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, पाली से जन्म हुआ प्राकृत का, और प्राकृत से जन्म होता है अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, अब अपभ्रंश भाषा नाम से पता लग रहा है अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट। क्या होता है? भ्रष्ट या बिगड़ी हुई भाषा कह सकते हैं। अपभ्रंश यानी कि भ्रष्ट या बिगड़ी हुई भाषा। ठीक है, और इसका उपनाम भी है एक, अपभ्रंश का अवहट्ट कहते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि अपभ्रंश का उत्तर नाम क्या है तो आपको अवहट्ट बताना है, और अपभ्रंश का पूर्व नाम पूछा जाए पूर्व तो आपको प्राकृत बताना है। ठीक है, अपभ्रंश का प्राकृत जो है पूर्व नाम है और अवहट्ट जो है ये उत्तर नाम है। ठीक, अब अपभ्रंश भाषा कैसी है? आम जनता की भाषा। देखिए, ये भाषा थी आम जनता की भाषा, फिर इन लोगों ने पढ़ लिख कर विकास किया तो प्राकृत भाषा का विकास हुआ। फिर यहाँ से होता है आम जनता की फिर भाषा बनती है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे तो जो अनपढ़ थे उन लोगों ने अपनी एक भाषा बना ली, अपभ्रंश भाषा। ये बिगड़ी हुई भाषा थी, इसकी दशा कैसी थी? बिगड़ी हुई थी। ठीक है, फिर क्या होता है? आगे चलते हैं। और जो अपभ्रंश है इसकी 7 शाखाएं हैं, और 7 शाखाएं कौन कौन सी हैं? सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। और ये अपभ्रंश की 7 शाखाएं हैं। और फ्रेंड्स, इन 7 शाखाओं से हिंदी की 5 उपभाषाएं जन्मी और 18 बोलियों का जन्म हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं तो आपको बताना है 5 उपभाषाएं हैं। और हिंदी की कितनी बोलियां हैं तो 18 बोलियां हैं। और हिंदी की 5 भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से। हिंदी की 18 बोलियों का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करेंगे इससे बनने वाले क्वेश्चंस की, तो मैंने आपको साथ ही साथ बता भी दिए कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ये ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ है अवेस्ता, और ये कहाँ से किस देश में लिखा गया इसका आंसर आपको देना है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। एक बार सरसरी नजर से इसको देख लेते हैं, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो भाषा मतलब कि अपने विचारों का आदान प्रदान, और भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। संपूर्ण विश्व में प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, और संस्कृत 2 प्रकार की होती है, 2 रूप हैं इसके, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब लौकिक संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, और पाली से प्राकृत का जन्म हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ, और अपभ्रंश से इसके 7 शाखाएं हैं अपभ्रंश की, और इससे हमारी 5 उपभाषाओं का जन्म हुआ हिंदी की, और 18 बोलियों का जन्म हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की हिंदी भाषा की उत्पत्ति की, और आगे हम चर्चा करेंगे जो ये अपभ्रंश हैं इनसे 5 उपभाषा और 18 बोलियां कैसे कैसे निकली, कौन से अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा आई, और कौन से अपभ्रंश से कौन सी बोली आई। बाकी मैं बात करूं बोलियों की और उपभाषाओं की, इसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूं, एक वीडियो में पहले से ही बना चुकी हूं। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और मैं ये कह सकती हूँ पूरी उम्मीद पूरे विश्वास के साथ
कि आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी बोली और भाषा दोनों ही चीज़ों से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको वहां पर विद ट्रिक समझाया है बहुत अच्छे से चीज़ों को। तो आज के लिए बस इतना ही, और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का। और फ्रेंड्स, आप अगर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के थ्रू ना पूछना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आज फिर दोबारा एक बार मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो एक बार लाइक मार दें। टेक केयर।